1960 का दशक बहुत ही एक्साइटमेंट और टेंशन का समय था। इस दशक में दुनिया ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी स्पेस रेस की शुरुआत। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ी कंपटीशन में थे। दोनों देशों के बीच की यह कंपटीशन केवल राजनीतिक और सैन्य नहीं थी, बल्कि यह साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की भी थी। ये कोल्ड वॉर का जमाना था। इस समय दोनों सुपर पावर्स के बीच तनाव अपने चरम पर था और हर एक कदम को बहुत ही सावधानी से उठाया जा रहा था। दोनों सुपर पावर्स अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी दिखाना चाहते थे। वे दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि कौन सबसे आगे है और कौन सबसे अधिक उन्नत है, और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता था। जी हाँ, स्पेस को कॉन्कर करना। जी हाँ, स्पेस को कॉन्कर करना। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें दोनों देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सोवियट्स ने सबसे पहले वार किया। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को साबित करने के लिए पहला कदम उठाया। उन्होंने 1957 में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इस घटना ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अमेरिका को यह एहसास हुआ कि वे इस रेस में पीछे रह सकते हैं। इसने स्पेस रेस को स्टार्ट कर दिया। अब यह केवल एक शुरुआत थी और आगे की राह बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। सोवियट्स ने 1961 में यूरी गगारिन को अर्थ के ऑर्बिट में भेजकर एक और जीत हासिल की। यह एक और माइलस्टोन था जिसने सोवियत यूनियन को और भी आगे कर दिया। यूएस को अब कुछ बड़ा करना था। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत और रिसोर्सेज को इस रेस में झोंक दिया। मून की रेस शुरू हो चुकी थी। अब यह देखना था कि कौन सबसे पहले चांद पर पहुंचता है। यह स्पेस रेस सिर्फ नेशनल प्राइड की बात नहीं थी। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें नेशनल प्राइड और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दोनों ही दांव पर थे। यह साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोग्रेस दिखाने की बात थी। दोनों देशों ने अपने सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इस मिशन में लगाया। इसने दोनों देशों को नई टेक्नोलॉजीज को इनोवेट और डेवलप करने के लिए पुश किया। इस रेस ने कई नई तकनीकों और इनोवेशंस को जन्म दिया। इन एडवांसमेंट्स का हमारे वर्ल्ड पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा। इसने न केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाया, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को प्रेरित किया। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने पूरे देश को इंस्पायर कर दिया। 1961 में उन्होंने कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखी। मेरा मानना है कि इस देश को यह लक्ष्य हासिल करने के लिए खुद को कमिट कर देना चाहिए, इस दशक के खत्म होने से पहले, कि हम चांद पर एक आदमी को उतारें और उसे सही सलामत धरती पर वापस लेकर आए। कैनेडी के वर्ड्स बहुत एम्बिशियस थे। कुछ लोगों को तो ये बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगे। यूएस अभी भी स्पेस रेस में पीछे था, लेकिन उनके विजन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। इससे पूरी दुनिया के लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगी। कैनेडी के गोल को अचीव करने के लिए नासा को एक ऐसे रॉकेट की जरूरत थी जो कि अब तक के BD-D रॉकेट से अलग हो। उन्हें सैटर्न V की जरूरत थी। सैटर्न 5 इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना था। यह 363 फीट ऊंचा था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा। यह विशालकाय रॉकेट इतना पावरफुल था कि ह्यूमंस को अर्थ के ऑर्बिट के पार भेज सकता था। सैटर्न 5 एक 3 स्टेज रॉकेट था। पहले स्टेज ने लिफ्ट ऑफ के लिए शुरुआती थ्रस्ट प्रोवाइड किया, दूसरे स्टेज ने स्पेस में जर्नी जारी रखी और आखिर में तीसरे स्टेज ने अपोलो स्पेसक्राफ्ट को मून की तरफ प्रोपल किया। हर स्टेज ने एक के बाद एक फायर किया और क्रू को ऊपर ले जाते गए। अपोलो 11 मिशन को 3 स्किल्ड एस्ट्रोनॉट्स को सौंपा गया था। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स थे और उन्होंने इस मिशन के लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ली थी। मैं नील आर्मस्ट्रांग हूँ, इस मिशन का कमांडर। मेरा काम इस मिशन को लीड करना था और यह सुनिश्चित करना था कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें। मैंने और मेरी टीम ने मिशन के हर एस्पेक्ट को डिटेल में प्लान किया था ताकि हम हर चैलेंज का सामना कर सकें। मैं बज़ ऑल्ड्रिन हूँ, लूनर मॉड्यूल पायलट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मून पर लैंड करना और सरफेस पर एक्सपेरिमेंट्स करना। मैंने मून की सरफेस पर कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जिनसे हमें बहुत वैल्यूएबल डेटा मिला। मैं माइकल कॉलिंस हूँ, कमांड मॉड्यूल पायलट। मेरा काम मून के ऑर्बिट में रहना था और नील और बज़ की सेफली वापसी सुनिश्चित करना था। मैंने कमांड मॉड्यूल को प्रिसाइसली कंट्रोल किया ताकि मिशन स्मूथली चल सके। अपोलो 11 क्रू के हर मेंबर ने अपने रोल्स के लिए बहुत मेहनत से ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने हर सिनेरियो के लिए खुद को तैयार किया था। उन्होंने सिमुलेटर्स में घंटों बिताए, कठोर फिजिकल ट्रेनिंग ली और लूनर जियोलॉजी की स्टडी की। उनकी डेडिकेशन और एक्सपर्टीज ने
इस मिशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस मिशन की सक्सेस के लिए उनका डेडिकेशन और एक्सपर्टीज बहुत जरूरी थे। उनकी मेहनत और कमिटमेंट ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। सेक्शन 5.3.2.1 लिफ्ट ऑफ। 16 जुलाई 1969 को पूरी दुनिया ने सांस रोक ली। कैनेडी स्पेस सेंटर पर शक्तिशाली सैटर्न वी रॉकेट जोरदार आवाज के साथ जिंदा हो उठा। लाखों लोगों ने टेलीविजन पर देखा अपोलो 11 को आसमान में ऊपर उठते हुए। जमीन हिल गई और बहुत तेज आवाज हुई जब रॉकेट ऊपर उठता गया। लॉन्च बिल्कुल परफेक्ट था। सैटर्न वी के तीनों स्टेजेस ने परफेक्टली परफॉर्म किया और अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा दिया। मून का सफर शुरू हो चुका था। सेक्शन 6 चांद की ओर। अर्थ ऑर्बिट अचीव करने के बाद अपोलो 11 क्रू ने एक बहुत ही क्रिटिकल मैन्यूवर परफॉर्म किया। उन्होंने कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल या CSM को सैटर्न वी के तीसरे स्टेज से अलग कर दिया। फिर CSM के इंजन के थ्रस्ट से वो मून की तरफ आज चले। इस जर्नी में 3 दिन लगने वाले थे। इस जर्नी के दौरान क्रू ने सिस्टम चेक्स और कोर्स करेक्शंस किए। वो ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल के साथ लगातार कांटेक्ट में थे। पूरी दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी जब वो अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे थे। सेक्शन 7 द ईगल हैज लैंडेड। 20 जुलाई 1969 को मिशन का सबसे क्रूशियल मोमेंट आ गया, लूनर लैंडिंग। यह वो दिन था जब मानव इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने लूनर मॉड्यूल, जिसका नाम ईगल था, में एंटर किया। यह मॉड्यूल उन्हें चांद की सतह पर ले जाने वाला था, एक ऐसा सफर जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कमांड मॉड्यूल से अलग हो गए और माइकल कॉलिंस को अकेले ही मून के ऑर्बिट में छोड़ दिया। कॉलिंस का काम था कमांड मॉड्यूल को सुरक्षित रखना और अपने साथियों की वापसी का इंतजार करना। आर्मस्ट्रांग ने डिसेंट के दौरान ईगल का मैनुअल कंट्रोल ले लिया। यह एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था क्योंकि कंप्यूटर की मदद से लैंडिंग संभव नहीं हो पा रही थी। उन्होंने बहुत स्किलफुली लूनर मॉड्यूल को चैलेंजिंग लूनर टेरेन के बीच से गाइड किया। चांद की सतह पर कई बाधाएं थीं जिनसे बचना जरूरी था। जैसे ही वो सरफेस के करीब पहुंचे, ईगल के कंप्यूटर ने अलार्म बजाई। यह अलार्म फ्यूल की कमी और अन्य तकनीकी समस्याओं का संकेत दे रही थी। आर्मस्ट्रांग को जल्दी से सोचना पड़ा और लास्ट मिनट में लैंडिंग साइट एडजस्ट करनी पड़ी। उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढी और मॉड्यूल को वहां उतारने का निर्णय लिया। जब सिर्फ कुछ सेकंड्स का फ्यूल बचा था, आर्मस्ट्रांग ने अनाउंस किया, ह्यूस्टन, ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। यह शब्द सुनते ही पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। सेक्शन 8 एक छोटा सा कदम। दुनिया भर में लाखों लोग टेलीविजन पर देख रहे थे। ग्रेनी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस ने उन्हें कैप्टिवेट कर लिया था। नील आर्मस्ट्रांग मून पर पैर रखने वाले पहले इंसान बन गए। उनके वर्ड्स, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। कुछ ही देर बाद बज ऑल्ड्रिन भी आर्मस्ट्रांग के साथ लूनर सरफेस पर आ गए। उन्होंने अमेरिकन फ्लैग लगाया और सूखे लेकिन खूबसूरत लूनर लैंडस्केप की तस्वीरें लीं। उन्होंने लूनर सैंपल्स कलेक्ट किए और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सेटअप किए। सेक्शन 9 चंद्रमा की सतह की खोज। आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ने लगभग 2.5 घंटे लूनर सरफेस को एक्सप्लोर करने में बिताए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, तस्वीरें ली और लूनर सैंपल्स कलेक्ट किए। उन्होंने एक यूएस फ्लैग लगाया और एक प्लेक छोड़ी जिस पर लिखा था, Here men from the planet Earth first set foot upon the moon. July 1969 AD we came in peace for all mankind. मून पर उनकी एक्टिविटीज ने बहुत वैल्यूबल साइंटिफिक डेटा प्रदान किया। उन्होंने हमें मून के कॉम्पोजिशन, हिस्ट्री और फॉर्मेशन को समझने में मदद की। अर्थ पर लाए गए लूनर सैंपल्स की आज भी साइंटिस्ट द्वारा स्टडी की जा रही है। सेक्शन 10 धरती पर वापसी। अपने ऐतिहासिक मून वॉक के बाद आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल में वापस आ गए। उन्होंने मून के सरफेस से उड़ान भरी, लूनर डिसेंट स्टेज को पीछे छोड़ते हुए। वे कमांड मॉड्यूल के साथ डॉक हुए, जहां माइकल कॉलिंस उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने फिर अर्थ की ओर अपनी यात्रा शुरू की। वे 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतरे। उनका स्वागत हीरो के रूप में किया गया और उनकी उपलब्धि ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। सेक्शन 11 मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग।
अपोलो 11 मिशन मानव इतिहास में एक रिमार्केबल अचीवमेंट था। इसने सालों की कड़ी मेहनत, समर्पण और नवाचार की परिणति को चिह्नित किया। इसने उन चीजों की सीमाओं को पीछे छोड़ दिया जिन्हें हम संभव मानते थे। इस मिशन ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। इसने मानव प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति को दर्शाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने हमें याद दिलाया कि जब हम एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर काम करते हैं तो हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं।